Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. So guys, I am Sunil and welcome back to our YouTube channel. So guys, as you know हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी में हम एक नए टॉपिक के ऊपर कल हमने स्टार्ट किया था, दैट इज द अर्थ एंड द यूनिवर्स। आज हमारी द अर्थ एंड द यूनिवर्स के ऊपर क्लास नंबर 2 रहने वाली है। ठीक है, आई होप कि आपको जो भी कल अच्छे से जो भी समझाया टॉपिक में जितनी भी चीज़ें बताई आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट यूनिवर्स से किया था कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स जो है यानी कि कॉस्मोस वो किन किन दो चीज़ों से मिलकर बना था, दैट इज़ स्पेस और क्लेस्ट्रल बॉडीज़। ठीक है, क्लेस्ट्रल बॉडीज़ और स्पेस से मिलकर बना था। क्लेस्ट्रल बॉडीज़ में क्या क्या आती हैं वो हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताई थी और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने स्टार के बारे में बताया था। ठीक है, स्टार तक हमने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। तो स्टार क्या था? स्टार एक ऐसी क्लेस्ट्रल बॉडीज़ है जिसकी अपनी एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी के बाद अपनी ब्राइटनेस है और ब्राइटनेस किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। तो ये जिनमें ये तीन चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं स्टार। ठीक है, तो उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें, स्टार की लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है वो सब कुछ हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? सन के ऊपर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करें हम सन की, तो सन स्टार्ट करें तो सन क्या है? सन इट इज़ अ शाइनिंग स्टार। ठीक है, इसको स्टार कर लेना। ये क्या है? शाइनिंग स्टार है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन एनर्जी, ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर। क्या कि सन एक शाइनिंग स्टार है? क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एक एनर्जी है, ब्राइटनेस है, टेम्परेचर है। क्योंकि सन की सोलर एनर्जी है, देन उसके बाद ब्राइटनेस करता है किसकी वजह से? क्योंकि इसका टेम्परेचर अपना है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें, ये एक मिडल आर्म स्टार है। मिडल आर्म किसकी? गैलेक्सी की। आपको अच्छी तरह से गैलेक्सी के बारे में बताया था। उसकी कितनी आर्म्स बताई थी? 3 आर्म्स बताई थी, फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म और थर्ड आर्म। ठीक है, तो जो आपकी थर्ड यानी कि सबसे आउटर आर्म थी वहाँ पे स्टार बनते थे और हमारा सन भी जब इस तरह से स्टार बना, और अभी ये कौन सी आर्म में है? ये है सेकंड वाली आर्म में। ठीक है, सेकंड आर्म स्टार है। और अगर इसकी हम एज की बात करें तो इसकी जो एज है वो है 4.6 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो हमारी जो सन की एज है वो 4.6 बिलियन साल पुराना है। ठीक है, अब देखो अभी ये सेकंड आर्म में है, फर्स्ट आर्म में आने तक इसकी और भी मतलब काफ़ी बिलियन साल लग जाएंगे। और ऐसा मानना भी है कि जिस तरह से मैंने लाइफ साइकिल बताई थी कि स्टार एक ना एक दिन आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पहले थर्ड आर्म में था, सेकंड में, फिर फर्स्ट आर्म में आएगा, देन उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा हमारा ये भी मानना है कि इस तरह से सन भी ख़त्म होगा, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड आर्म में आने तक 4.6 बिलियन साल जो है इसको लग गए, तो इतने तो और भी लग जाएंगे। तो आजकल की आने ने एवरेज एज जो है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ले लो। ठीक है, तो अब 100 कहाँ पे और बिलियन साल कहाँ पे, इसलिए इतनी चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम बढ़ें तो इसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम टेम्परेचर इसके कोर में, ठीक है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन के कोर में इसके बिल्कुल सेंटर में टेम्परेचर की बात करें तो वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बन जाता है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बन जाता है। कहाँ पे? कोर पे या फिर सेंटर पे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो 6000 डिग्री सेल्सियस है ये हम अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लेते हैं। इस ऐसे तो आई थिंक 5800 के समथिंग इतना था, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी पेपर में भी आ जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस आपको या तो 6000 आएगा, 5900, 5800, 5800 इतना आएगा। मतलब अगर ऑप्शन में आएंगे तो या तो 6000 आएगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ 6000, 5000, 4000, 3000, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस से देगा ताकि आपको उसके अप्रोक्स लगा सकें। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें नियरेस्ट स्टार की, तो इसका जो नियरेस्ट स्टार है वो है प्रोक्सिमा स्टार। ये आपको कल भी बताया था जब हम गैलेक्सीज पढ़ रहे थे। तो स्टार जो है हमारे सन का नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा स्टार। और सबसे
सबसे बड़ा स्टार कौन सा था, तो वो आपको आई थिंक कल मैंने बता दिया था, वो था आपका डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार सबसे बड़ा स्टार है। अब उसके बाद हमारा जो सन है, ठीक है, हमारा जो सन है उसको हमने 3 पार्ट से डिवाइड किया हुआ है, दैट इज फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ठीक है, ये देखो कोरोना यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ठीक है, तो ये था आपका सन के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होते हैं, चलिए प्लैनेट्स आ गए। ठीक है, अब बारी आती है प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लैनेट्स ऑल दोज कैलेस्ट्रल बॉडीज, ठीक है, ऑल दोज कैलेस्ट्रल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन एंड डू नॉट हैव इट्स ओन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक तो क्या, वो सारी कैलेस्ट्रल बॉडीज जो आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। ठीक है, एक तो ये अराउंड रिवॉल्व करेंगी, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी भी नहीं है और ना ही इसका अपना टेम्परेचर है। ठीक है, अगर इसकी अपनी एनर्जी और टेम्परेचर होता तो इसको हम क्या बोलते, ये एक क्या होती, ये होता एक स्टार। ठीक है, बट इसकी ना तो अपनी एनर्जी है ना तो टेम्परेचर है। इसका मतलब जैसे हमारी अर्थ ही ले लो, टेम्परेचर कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है, अपना टेम्परेचर नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्टार नहीं, ये क्या है, प्लैनेट है। ठीक है, तो प्लैनेट की मेन डेफिनेशन यही है, एक तो ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा कि इसकी ना तो अपनी एनर्जी होगी और ना ही अपना टेम्परेचर होगा। ठीक है, देन उसके बाद एक जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ा गया, ठीक है, तो देन उसके बाद एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, क्योंकि जब होता क्या था कि मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो अर्थ के बारे में या यूनिवर्स के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में कुछ और अपनी राय देता था, देन उसके बाद दूसरी कंट्री वाले कुछ और राय देते थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि सभी की स्टेटमेंट को सही रखने के लिए उन्होंने एक वर्ल्ड लेवल पे एक कमेटी बनाई। ठीक है, कमेटी का नाम क्या था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी की यूनिवर्स के बारे में और एक प्लैनेट की एक मतलब एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी कि प्लैनेट हम किस चीज़ों किन को बोलेंगे। क्योंकि क्या था कि हमारे स्पेस में क्या थे, प्लैनेट्स की तरह और भी काफ़ी सारे क्या थे, फॉर एग्जांपल चट्टानें थी बड़ी बड़ी। ठीक है, जिसको हम बड़े बड़े रॉक समझ सकते हैं, एज ए बेसिक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उस ऐसे थे, फिर उन्होंने सभी को हम प्लैनेट नहीं बोल सकते थे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने क्या किया, एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी कि प्लैनेट हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो बाद में एक रिसर्च करने के बाद, ठीक है, एक उन्होंने एक डिसीजन लिया कि प्लैनेट हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बोलेंगे जो जिसके सेंटर में क्या होगी, ग्रेविटी होगी। ठीक है, यानी कि जिस प्लैनेट में क्या होगी, ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी होने की वजह से ही वो प्लैनेट क्या होगा, राउंड शेप में होगा। ठीक है, सर्कल शेप में होगा, जिसके सेंटर में क्या होगी, काफ़ी ग्रेविटी होगी। मतलब अगर कोई प्लैनेट है उसको क्या चाहिए, उसकी अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए। ग्रेविटी होने की वजह से ही वो क्या होगा, गोलाकार को होगा। और दूसरी बात क्या थी कि सन के, अगर मान लो दोबारा से बना के बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन है। ठीक है, और इसके अराउंड काट रहे हैं क्या, प्लैनेट्स क्या काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, एक तो क्या कि वो प्लैनेट क्या होने चाहिए, सर्कल में यानी कि राउंड शेप में होने चाहिए ग्रेविटी की वजह से। दूसरी चीज़ ये इनका ये जो पाथ है, ठीक है, इनका पाथ अपना पाथ होना चाहिए, और ये किसी दूसरे को इस तरह से दूसरे के पाथ को काटते नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन उन्होंने बताई, फिर से देख लो। एक तो ये कि राउंड शेप में होने चाहिए ग्रेविटी की वजह से, और दूसरा इनका पाथ भी बिल्कुल सेम अलग होना चाहिए, किसी दूसरे के पाथ को कट नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन रखी, देन उसी के बाद से, ठीक है, 2006 की बात है, उसी के बाद से जो आपका 9th प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो,
देन उसके बाद ये जो प्लूटो था ये हमारे प्लैनेट वाली कैटेगरी से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों के दोनों डेफिनेशन जो है वो नहीं रख पाया, इसलिए प्लूटो को जो प्लैनेट का दर्जा था वो नहीं दिया गया। तो आज एट प्रेजेंट हमारे कितने प्लैनेट हैं, तो एट प्रेजेंट हमारे प्लैनेट हैं 8। ठीक है, अब उसको आपको एक डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से वो प्लैनेट्स हैं, फिर उसके बारे में उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करें हम प्लैनेट्स की, तो डायग्राम्स आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरह से दिख रही होंगी कि सबसे पहले क्या आता है, सन आता है। ठीक है, सन के अराउंड अराउंड क्या रिवॉल्व करेंगे, वो करेंगे आपके प्लैनेट्स कुछ इस तरह से अपने पूरे एक रिवॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, सारे इस तरह से रिवॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इनकी नंबरिंग, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है, सबसे पहले प्लैनेट आता है मरकरी। ठीक है, मरकरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद आएगा अर्थ, देन उसके बाद मार्स। अब मार्स और यूपिटर के बीच में एक आपको दिखेगी एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब इसके बीच में है एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉयड्स एक तरफ से मतलब एक उड़ते हुए रॉक्स, बड़े बड़ी चट्टानें आप मान सकते हो। ठीक है, उनको बोला जाता है एस्ट्रॉयड। और हैं कितने एस्ट्रॉयड, पूरे अप्रोक्स 40,000 बोल सकते हो एस्ट्रॉयड्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और यूपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका प्लैनेट यूपिटर, यूपिटर के बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ठीक है, अब ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के इस साइड जो है उनको बोला जाएगा इनर प्लैनेट, और एस्ट्रॉयड के इस साइड जो है इनको बोला जाएगा आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, तो मार्स और यूपिटर के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम करेंगे एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैक्सिमम इन्हीं प्लैनेट्स के बीच में से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें मरकरी की। सबसे पहले बात करें मरकरी प्लैनेट की, तो मरकरी प्लैनेट के बारे में सबसे पहले ये एक सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें जो पेपरों में आती हैं वही चीज़ बताएंगे। ठीक है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। दूसरा नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन में सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो भी मरकरी आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे मरकरी है तो नियरेस्ट प्लैनेट भी ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट हैव इट्स सैटेलाइट एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, ना तो इसका एटमॉस्फेयर है ना तो इसकी कोई सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स क्या होती है, ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है, सन के अराउंड अराउंड चक्कर काट रहे हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के अराउंड अराउंड चक्कर काटती हैं क्या, सैटेलाइट्स। ठीक है, और मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, ना तो सैटेलाइट है ना तो इसका एटमॉस्फेयर है अपना। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई गैस भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसी की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से इसमें पॉइंट है कि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसमें जो दिन का जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और रात का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके रोटेशन टाइम की, ठीक, एक होता है रोटेशन एक होता है रेवोल्यूशन। डिफरेंस क्या है, रोटेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे रह के रोटेट करना। ठीक है, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे रोटेट करते करते अपना पाथ को भी चेंज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि मान लो ये सन है। ठीक है, ये क्या है आपका सन, फिर से करते हैं इसको, मान लो ये आपका क्या है, सन है। सन के अराउंड अराउंड चक्कर कौन काटेगा, मान लो एक ये प्लैनेट है, ये इसके अराउंड अराउंड चक्कर काटेगा। अब ये रिवॉल्व करेगा, यानी कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पूरा इसके सन के रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अराउंड, और रोटेट करने को तो ये अपनी जगह पे भी इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन में। अब बात करें हम मरकरी के रोटेशन टाइम की, तो मरकरी का जो रोटेशन टाइम है वो है 59 डेज, यानी कि अगर हमारा रोटेशन जो अर्थ का रोटेशन टाइम है वो 24 घंटे हैं, लेकिन मरकरी का जो रोटेशन टाइम है वो है 59 डेज, और रेवोल्यूशन टाइम जो है वो है 88 डेज। ठीक है, 59 डेज में एक बार रोटेट करता है और पूरे सन का जो चक्कर है वो 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये था मरकरी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीनस के बारे में।
चलिए नेक्स्ट टर्म आती है वीनस के बारे में। तो बात करें हम वीनस की, तो वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसकी वजह से है, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये है कि सबसे पास जो नज़दीकी जो प्लैनेट है वो तो मरकरी है, लेकिन मरकरी हैड जो हॉट प्लैनेट ना होने की वजह से हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है गैसेस, ठीक है। मरकरी का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है और यहाँ पे गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और गैसेस भी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, और आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस से ही क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ही ये सबसे क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट है। देन उसके बाद बात करें सिमिलर इन साइज एज अर्थ, ठीक है। जैसे आपकी अर्थ का साइज है वैसे ही इसका भी सेम साइज है, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्थ की ट्विन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ, इसलिए इसको बोला जाता है ट्विन ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, ये मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि आपके अर्थ की ओपोजिट डायरेक्शन में। आपकी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ मूव करती है, लेकिन ये मूव करती है अर्थ की उल्टी साइड में, ठीक है। अब इसके रोटेशन टाइम की बात करें तो रोटेशन टाइम है इसका 243 डेज, ठीक है। और रेवोल्यूशन टाइम की बात करें तो रेवोल्यूशन टाइम है इसका 224 डेज, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि इसका रोटेशन टाइम ज़्यादा है और रेवोल्यूशन टाइम इसका क्या है, कम है, ठीक है। इसीलिए अब देन इसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इवनिंग स्टार भी इसी को बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार भी इसी को बोला जाता है। इसके बारे में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, देन उसके बाद अर्थ की मतलब साइज़ का है। उसके बाद गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, इसका अपना एटमॉस्फेयर भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे हॉटेस्ट है। ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, इस साइड, ठीक है, अर्थ की ऑपोजिट साइड। रोटेशन टाइम 243 डेज, रेवोल्यूशन टाइम 224 डेज, ठीक है। यही आपका, इसी को इवनिंग स्टार भी बोला जाता है और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट। अच्छा चलिए नेक्स्ट टर्म आती है मार्स के बारे में, ठीक है। तो मार्स के लिए पॉइंट लिखोगे ड्यू टू हैविंग, ठीक है, ड्यू टू हैविंग FeO, ठीक है। FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण से ये आपको किस तरह का दिखता है, ये दिखता है रेड कलर में, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेड प्लैनेट कौन सा है, तो रेड प्लैनेट भी मार्स ही है, ठीक है। और दूसरा, इसमें सीजनल चेंज भी हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे अर्थ में सीजन चेंज होते हैं, इसी तरह से मार्स में भी सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे यही वो प्लैनेट है यहाँ पे लाइफ के चांस हैं, ठीक है, यानी कि हमारी लाइफ वहाँ पे रहने के चांसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसकी सैटेलाइट्स की बात करें तो 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस और एक डीमोस, ठीक है। एक है फोबोस और एक डीमोस। डीमोस सैटेलाइट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद रोटेशन टाइम की बात करें 24 आवर्स रोटेशन टाइम है। रेवोल्यूशन की बात करें तो 687 डेज इसका क्या है, रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है। उसके बाद देन हम बात करें इस यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन भी है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, उसका नाम है निक ओलंपिया, ठीक है। निक्स ओलंपिया, ये सबसे पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, हमारे पूरा जितना भी सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पे है, मार्स में, जिसका नाम क्या है, निक ओलंपिया, ठीक है। NICS निक्स और ओलंपिया। ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लैनेट है आपका यूपिटर, ठीक है। यूपिटर सबसे पहले बिगेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, यूपिटर ही है। उसके बाद ड्यू टू हैविंग रेडियो एनर्जी इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टार लाइक प्लैनेट, ठीक है। इसमें रेडियो एनर्जी होने के कारण क्या है, इसको हम स्टार के जैसे प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इकलौता स्टार प्लैनेट आप इस तरह से मान सकते हो, इकलौता प्लैनेट जो स्टार की तरह है वो कौन सा है, यूपिटर ही है। किसकी वजह से, रेडियो एनर्जी की वजह से, ठीक है। अब
IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से इसके पास सैटेलाइट्स कितनी हैं, इसकी सैटेलाइट्स हैं 67, ठीक है, 67 इसकी सैटेलाइट्स हैं। अब उसके बाद रोटेशन टाइम की बात करें तो 9 आवर्स इसका रोटेशन टाइम है, ठीक है, सिर्फ 9 घंटे में एक पूरा अपना रोटेट कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन टाइम की बात करें तो 11.86 साल, ठीक है, 11.86 ईयर्स इसकी क्या है रेवोल्यूशन टाइम, पूरे एक सन के रिवॉल्व एक चक्कर काटता है 11.86 साल में, ठीक है। और उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट जो मैंने आपको बताया था, एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन यूपिटर एंड मार्स, ठीक है, मार्स और यूपिटर के बीच में ही क्या पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट, जो आपको पहले ही डिस्कस मैंने कर दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है पारी, देन उसके बाद बात करें हम यूरेनस की, ठीक है, हाँ इसके पहले हम सैटर्नस, ठीक है, सैटर्न प्लैनेट भी रह गया, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ इतना नहीं है, बट आप अभी यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं हम। यूरेनस की बात करें, इसके पॉइंट है ड्यू टू हैविंग हाई टिल्ट एंगल कॉल्ड लाइंग प्लैनेट, इसको हम लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। अब उसके बाद इसके सराउंड क्या होती हैं, इसके सराउंडेड होती हैं रिंग्स, ठीक है, रिंग्स कैसी हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस तरह से अगर ये प्लैनेट है तो इसके यहाँ पे इस तरह से क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रिंग्स हैं, यहाँ पे हैं 5 रिंग्स हैं, ठीक है, सॉरी 5 नहीं 9 रिंग्स हैं इसकी, ठीक है। और देन इसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट की बात करें तो कवर्ड बाय मीथेन क्लाउड्स, इसके ये मीथेन क्लाउड से कवर्ड होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लैनेट कैसे दिखता है, ये प्लैनेट दिखता है ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद रिवॉल्व अराउंड सन सिमिलर टू वीनस, जिस तरह से वीनस रिवॉल्व करती है, ठीक है, इसी तरह से ये यूरेनस भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। देन उसके बाद रोटेशन टाइम की बात करें तो रोटेशन टाइम है इसका 17 आवर्स, और रेवोल्यूशन टाइम की बात करें तो रेवोल्यूशन टाइम है इसका 84 ईयर्स, ठीक है, 84 ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें नेपच्यून प्लैनेट की, तो नेपच्यून प्लैनेट में भी क्या आएगा, नेपच्यून प्लैनेट में भी सबसे पहले आपको नेपच्यून प्लैनेट में क्या आएगा, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। देन उसके बाद नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट है। देन उसके बाद नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इसकी कितनी है, 14 है। रोटेशन टाइम इसका कितना है, 16 आवर्स इसका रोटेशन टाइम है। और रेवोल्यूशन टाइम इसका कितना है, 165 साल इसका क्या है रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन टाइम किसका है, नेपच्यून का है। मेन आपने सभी प्लैनेट्स में एक तो फैक्चुअल चीज़ें जो मैंने आपको बता दी वो आपने याद रखनी है, दूसरा इसका रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम इतना खास नहीं है, बट फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी जो जो आपको फैक्चुअली चीज़ें बताई हैं इन प्लैनेट्स की तो यही है, ठीक है। तो ये सब था आपके सारे के सारे प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल चीज़ें, ठीक है। अभी एक रह गया आपका हमारी अर्थ के बारे में, तो सारी ज्योग्राफी हमारी अर्थ के बारे में, तो उसमें इतना कुछ खास नहीं, वो सब कुछ हम बाकी जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे अर्थ के ऊपर ही हैं, ठीक है। तो अभी रह गया अर्थ की जो आपकी सैटेलाइट है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो कौन सी सैटेलाइट है अर्थ की सैटेलाइट है मून। तो मून के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए बात करें हमारी अपनी सैटेलाइट मून की, तो मून ये अर्थ की क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। और मून की जो है अपनी लाइट आपको भी पता है नहीं है, और इसकी लाइट कहाँ से आती है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन, ठीक है। इसकी जो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने के कारण ही आपको मून की लाइट दिखाई देती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टेंस किसमें, मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना है, 4,06,000 किलोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस है उस पॉइंट को बोला जाता है अपोजी, ठीक है। और जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पेरिजी। वो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता है जो आपका मून है, ठीक है, और अर्थ को जो मून का विजिबल पार्ट है वो कितना 59% जो पार्ट है मून का वो विजिबल यानी कि अर्थ को दिखता है, और 41% जो पार्ट है वो इनविजिबल है यानी कि आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम जो है वो इसका सेम रहता है। रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम जो है वो कितना है, 27 दिन और 7 घंटे, ठीक है, 27 दिन और 7 घंटे, ठीक है। तो मून में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो
करने वाली है वो क्या है, इसके इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स कब होता है, ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, चलिए ठीक है। एक्लिप्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारी अर्थ और मून के बीच में एक्लिप्स कब होते हैं, एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स, एक होता है सोलर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है, ठीक है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तब क्या होता है, आपका ल्यूनर इक्लिप्स होता है। और सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब वो कहलाता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स किसको बोलते हैं और कब होता है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स में क्या है और लूनर इक्लिप्स में क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो अगर कुछ रह गया होगा पार्ट वो हम इसके MCQ में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जो आपको MCQ बाद में या तो वीडियो में बताएंगे लास्ट में, या फिर हम इसके जो भी हम बाद में आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे इसकी, ठीक है, ग्रुप में, वो आप देख लेना इसकी MCQs। तो ये था आपका अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।